नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम सब इस CTET के महासमर में उतरे हुए हैं और इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है चाइल्ड साइकोलॉजी का, वह है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस CTET साथ ही साथ और अन्य प्रकार के TT के लिए भी। आज इसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। शिक्षण अधिगम की यह प्रक्रिया जो है वह मूल प्रक्रिया है। इसी के आधार पर बच्चे सीखते हैं और इसी के आधार पर हम एक दूसरे को सिखाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी विधियां, प्रक्रिया हैं जो आज हमें पढ़ने की बहुत आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है इसकी मूल प्रक्रिया, इसकी सबसे पहले शुरुआत हम इससे करते हैं कि आखिर शिक्षण किसे कहते हैं, फिर अधिगम किसे कहते हैं, इस चीज़ को समझेंगे। मित्रों, आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे इस CTET पर आधारित जो भी नई टॉपिक आएंगे उसके बारे में अपडेट आपको मिलता रहेगा। आज इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में फिनिश करेंगे। पहला टॉपिक आपके सामने है, फिर इसकी अगली कड़ी को समझने के लिए, देखने के लिए आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगले जो टॉपिक आने वाली है इसकी सेकेंड पार्ट, उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए। टॉपिक है शिक्षण क्या है। तो शिक्षण क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षण किसे कहते हैं। शिक्षण क्या है, तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षण हम समाज में ही रह करके सीख सकते हैं। समाज में रहेंगे, सीखेंगे, तभी जा करके हम सामाजिक, यदि पहले हम सामाजिक प्राणी होगा, समाज में रहेंगे, समाज से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, शिक्षण शब्द शिक्षा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करना। तो शिक्षा हमें कहाँ से मिलता है, समाज से मिलता है, और समाज से हमें क्या मिलता है, उसको सीखने के लिए एक प्रेरणा मिलती है, और उससे क्या होता है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यवहार में परिवर्तन। अब आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा के कौन कौन से हमारे शिक्षण क्या क्या हैं, शिक्षण पर आधारित और कुछ बातें सीखते हैं। शिक्षण एवं अध्ययन एक ऐसी प्रक्रिया है, शिक्षण पर ही पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षण एवं अध्ययन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं। कारक अर्थात उस काम को पूरा करने के लिए कौन कौन से अवयव मिलाए जाते हैं, मिलते हैं। तो बहुत सारे कारक शामिल है, जिसमें सीखने वाला जिस तरीके से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए नया ज्ञान, आचार और कौशल को समाहित करता है। अर्थात सीखने की क्रिया में 3 मुख्य कारक आ गए। पहला हो गया नया ज्ञान, दूसरा हो गया आचार अर्थात उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, और उसके आधार पर उसमें क्या होता है, स्किल आता है अर्थात कौशल आती है। इस तीनों चीज को मिला करके हम एक प्रकार से कहेंगे कि शिक्षण की क्रिया और हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, अर्थात आचार और कौशल में समाहित करता है, ताकि उसके सीखने के अनुभवों में विस्तार हो सके। जैसे जैसे वह सीखते जाता है उसका अनुभव बढ़ता है और उसमें क्या है कि विकास होता जाता है। इसलिए कहा गया है कि अनुभवों में विस्तार हो सके। वैसे ही सारे कारक आपस में संवाद की स्थिति में आते रहते हैं, अर्थात एक दूसरे से क्रम में बढ़ते जाते हैं और हमारा शिक्षण बढ़ते जाता है, अनुभव बढ़ते जाता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। यह था शिक्षण। अब आगे बढ़ते हैं, अधिगम क्या है। जो हमारे इस टॉपिक का दूसरा अवयव है वह शिक्षण अभी हमने समझा। अब दूसरा है कि अधिगम क्या है। तो अधिगम या सीखना यह भी एक व्यापक एवं सतत प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके तहत बहुत सारी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है। कब से? जब से बच्चा जन्म लेता है उसी समय से सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रियाएं करता है। सीखना एकमात्र क्रिया नहीं है, सीखने में बहुत सारी क्रियाएं एवं क्रियाएं मतलब होने वाली क्रिया, और क्रिया के अंदर भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। इसलिए कहा गया है कि उनकी क्रियाएं एवं उपक्रियाएं। जैसे मान लीजिए कि सीखना, पढ़ाई करना एक क्रिया है, और उसके अंतर्गत, पढ़ाई के अंतर्गत हम सीखते हैं, याद करते हैं, लिखते हैं, और भी बहुत तरह की क्रियाएं करते हैं, बार बार दोहराते हैं, और बहुत सारी उपक्रियाएं होती है, जिससे क्या है कि हम सीखने की क्रिया में पूर्ण होते हैं, अर्थात अधिगम की क्रिया पूर्ण होती है। इसलिए कहा गया है कि सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया होती है, अर्थात यदि आप सीख रहे हैं तो स्पष्ट हो रहा है कि आप में क्या है कि परिवर्तन होगा और आप में विकास परिलक्षित होता है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक रिलेटेड है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या कहता है? सीखना चारों ओर के परिवेश के अनुकूलन में सहायता करता है। हम सीखते क्यों हैं? सीखने की क्या हमारी जरूरत पड़ती है? सीखनी हमारी क्यों मजबूरी है? सीखना चारों ओर के परिवेश से अनुकूलन में सहायता करता है। हम विभिन्न प्रकार के कौशलों को अर्जित करने के लिए सीखने का ही प्रयोग करते हैं। अर्थात क्या हुआ? अनुकूलन करने के लिए हमें अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कौशल अर्जित करने पड़ते हैं, जिससे कि हम आगे सीख के बढ़ सके। तो और पहली बात इसमें क्या होती है कि अनुभव क्रिया, प्रतिक्रिया, निर्देश आदि प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। यह अधिगम का व्यापक अर्थ है। हम अभी पढ़ रहे हैं अधिगम का अर्थ क्या है। तो अधिगम का अर्थ हुआ कि अनुभव, क्रिया, प्रतिक्रिया, निर्देश आदि प्राणी के व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं, यह अधिगम का व्यापक अर्थ होता है। यह था विशेष अर्थ। अब है सामान्य अर्थ। अधिगम का सामान्य अर्थ क्या होता है? अधिगम सामान्य अर्थ है कि व्यवहार में परिवर्तन होना, यह सीखना ही अधिगम कहलाता है। यह हो गया अधिगम का सामान्य अर्थ। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी इसके ऊपर अपने अपने जो मंतव्य दिए हैं। गिलफोर्ड साहब का कहना है कि अधिगम स्वयं व्यवहार में परिवर्तन के कारण होता है। क्या कहा गया? अधिगम स्वयं व्यवहार में परिवर्तन, अर्थात यदि हमें किसी प्रकार की कमी है, हम उस चीज में अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं, तो हम अपने आप में परिवर्तन लाते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं और सीखने के लिए आगे की ओर अग्रसर होते हैं। अर्थात हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसलिए कहा गया कि अधिगम स्वयं व्यवहार में परिवर्तन का कारण बनता है। स्किनर साहब का कहना है कि व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है। क्या है? व्यवहार के अर्जन, अर्थात हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, हम अर्जन करते हैं, ज्ञान सीखते हैं, में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम होती है। काल्विन साहब का कहना है कि पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम आता है। अर्थात हमारे अंदर जो पहले से जड़ता है और हम उस चीज को दूर करना चाहते हैं, अज्ञानता है उसको हम दूर करना चाहते हैं, उसके लिए क्या है कि हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। अर्थात हमारा जो पहले था वह अनुभव और आज के अनुभव में अंतर आता है। इसलिए कहा गया पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव के द्वारा परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। उसके बाद है अधिगम की पूरक प्रक्रिया। अधिगम की पूरक प्रतिक्रिया विभेदीकरण एवं विशिष्टीकरण भी मानी गई है। अधिगम की पूरक प्रक्रिया विभेदीकरण, अर्थात जो हम सीखते हैं सीधे नहीं सीखते हैं, उसको विभेद करके, बांट करके, तोड़ करके, छोटे छोटे पार्टों में, अंशों में बांट करके उसके बाद सीखते हैं। उसकी विशेषताओं को, उनके गुणों को मिला करके आपस में सीखते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है कि अधिगम की पूरक प्रक्रिया ही विभेदीकरण या विशिष्टीकरण मानी गई है। उसके बाद है कि अधिगम सदैव लक्ष्य निर्दिष्ट या संप्रज्य होती है। अर्थात जो हम सीखते हैं, किसी न किसी बात को, उद्देश्य को लेकर के अनावश्यक हम किसी चीज को सीखना नहीं शुरू कर देते हैं। सीखने के लिए हमारी आवश्यकता के अनुसार यदि हम में कहीं कोई कमी रह जाती है, तो उसके बाद हम उस कार्य की ओर अग्रसर होते हैं कि हमें सीखना है। अर्थात कोई ना कोई हमारा लक्ष्य निर्दिष्ट होता है, उस लक्ष्य को लेकर के हम चलते हैं। इसलिए कहा गया है कि अधिगम सदैव लक्ष्य निर्दिष्ट व स्वप्रयोज्य होती है। हम बिना प्रयोजन के, बिना लक्ष्य के कुछ भी नहीं सीखते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात सीखने की जो प्रक्रिया होती है जीवन पर्यंत होती है, यह कभी भी रुकती नहीं है और शायद इसी का नाम विकास है। हम जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उम्र बढ़ती है, हम कुछ न कुछ सीखते जाते हैं और हमें विकास होता जाता है, मानसिक स्थिति में विकास होता है और इसी को हम विकास कहते हैं। और आखिरी पॉइंट है इसके अर्थों में, अधिगम सृजनात्मक होता है। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी होती है। अर्थात अधिगम ज्ञान व अनुभवों का सृजनात्मक संश्लेषण है। दोनों मिलकर के हमारा अधिगम का कार्य होता है। अकेला अनुभव नहीं होता है, अकेला अधिगम नहीं होता है। अधिगम में अनुभव और साथ साथ संश्लेषण, सृजनात्मक संश्लेषण होती है, तब जाकर के अधिगम की क्रिया पूर्ण होती है। अब है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जैसा कि हम सभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि अधिगम को जब हम सीखने चलते हैं तो अधिगम अर्थात सीखने की क्रिया एक तरफा नहीं होती है, ट्राइपोलर होती है, जिसमें कि दो पोलर मुख्य रूप से प्रभावी होते हैं। एक तो बालक अर्थात जो सीखने वाला होता है और दूसरा जो शिक्षक जो सिखाने वाले होते हैं। दोनों में कुछ न कुछ कमियां होती है जिसकी वजह से अधिगम की क्रिया हमारी प्रभावित होती है।
तो पहली है छात्रों में, बालकों में कौन कौन सी ऐसी कमियां होती हैं जिसकी वजह से छात्र नहीं सीख पाते हैं, तो उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। पहला है वह है कि सीखने की इच्छा, अर्थात बच्चों में यदि शिक्षा सीखने के प्रति यदि उसमें रुचि नहीं है, उसमें इच्छा शक्ति नहीं है, तो वह बच्चा सीख नहीं पाता। हम शिक्षक कितना भी प्रयास करें, बच्चों के अंदर इच्छा शक्ति होनी आवश्यक है। बच्चों के अंदर इच्छा शक्ति होगी तभी वह छात्र अच्छे से सीख सकेगा। दूसरा है शैक्षिक पृष्ठभूमि। शैक्षिक पृष्ठभूमि से अभिप्राय है कि वह बच्चा जो सीखने के लिए, वह बालक जो सीखने के लिए विद्यालय में या सीखने के लिए कहीं भी अग्रसर होता है, उसके घर के लोगों का, उसके परिवेश के लोगों का कैसा वहाँ पर माहौल है, कैसा वहाँ का बैकग्राउंड है, तभी बच्चा सीख सकेगा। यदि उस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता है तो बच्चा नहीं सीख सकता है। उसके बाद है तीसरा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, अर्थात बच्चा सीखने के लिए सब कुछ तैयार है, लेकिन वह शारीरिक रूप से यदि बीमार है या मानसिक रूप से बीमार है तो वह सीख नहीं सकता है। उसके मार्ग की बहुत बड़ी बाधा होती है उसकी बीमारी, उसका स्वास्थ्य। अतः उसे आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। परिपक्वता, परिपक्वता मतलब होता है मैच्योरिटी, अर्थात वह जो ज्ञान सीख रहा है वह ज्ञान उसकी आयु सीमा, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उससे अधिक है या कम है। यदि वह मानसिक रूप से परिपक्व है, सक्षम है, तो वह बातों को सीख सकेगा। नहीं परिपक्व है तो उसे सीखने में कठिनाई होगी और उससे उसे अधिगम में दिक्कत होती है। इसीलिए उसकी परिपक्वता उम्र के अनुसार बहुत मायने रखती है। उसके बाद है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से अभिप्राय है मोटिवेशन। जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन आवश्यक है, और खास करके छोटे बच्चों को पढ़ाई जो उन्हें काफ़ी कठिन लगती है, बोझिल लगती है, वैसे स्थिति में हम शिक्षकों की यह जिम्मेवारी बनती है उसे हम मोटिवेट करें, अर्थात उससे हम अभिप्रेरित करें। अभिप्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं, तभी बच्चे अधिगम के प्रति अग्रसर होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, अर्थात उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है। अभिवृत्ति, वह सीखने के प्रति अपना रुचि कैसा है, इंटरेस्ट कैसा है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। यदि अभिवृत्ति अच्छी होगी तो वह जल्दी सीखेगा, अभिवृत्ति नहीं होगी तो वह देर से सीखेगा या शायद सीख भी नहीं सकता है। उसके बाद सीखने के समय और अवधि। समय और अवधि से अभिप्राय यह है कि वह किसी कार्य को सीखने में कितना समय देता है, या जो वस्तु सीखी जानी है, जो ज्ञान सीखना है, वह कितना समय लेता है। यदि आप कम समय देंगे तो भी नहीं सीख पाएंगे, और यदि ज़्यादा समय देते हैं तो वह भी नहीं संभव हो पाएगा। इसीलिए इन दोनों बातों को ध्यान रखना होता है। और बुद्धि आती है IQ, अर्थात उसकी बुद्धिमत्ता। जैसी उसकी बुद्धिमत्ता होगी उतनी जल्दी वह सीखेगा। यदि तीक्ष्ण बुद्धि का छात्र है तो जल्दी सीखेगा, और यदि मंद बुद्धि का छात्र है तो उसे सीखने में समस्या होगी। अतः सीखना बहुत बुद्धि छात्रों के लिए बहुत परम महत्वपूर्ण भाग है, जिससे कि वह विद्यार्थी, बालक सीख सकता है। अब आते हैं शिक्षकों के अनुसार। शिक्षकों के अनुसार क्या है कि शिक्षक का पहला बिंदु है कि अध्यापक का विषय ज्ञान होना चाहिए, अर्थात शिक्षक जिस विषय को पढ़ाने गए हैं उन्हें उस विषय की अच्छी ज्ञान होनी चाहिए, अर्थात वह बच्चों को संतुष्ट कर सके जिस विषय में उन्हें पढ़ाना है, जिस वस्तु को पढ़ाना है, जिस टॉपिक को पढ़ाना है। दूसरा है शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार भी एक शिक्षकोचित होना चाहिए, जिससे कि बच्चों में उनके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना ना हो सके। शिक्षक का व्यवहार यदि सही होगा तो ही जाकर के वह छात्रों को अपनी ओर प्रभावित कर सकेंगे और छात्र उनसे सीखने के लिए अग्रसर हो सकेंगे। उसके बाद है शिक्षक की मनोविज्ञान का ज्ञान। शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए कि शिक्षक छात्रों की मनोस्थिति को जब तक नहीं समझेंगे उसको नहीं पढ़ा सकते। तो उनको पढ़ाने के लिए चाहिए कि बच्चों की मानसिक स्थिति को समझे, अर्थात मनोविज्ञान का विषय उन्हें ज्ञान होना चाहिए, तभी मानसिक स्थिति को समझते हुए क्लास में शिक्षण के कार्य को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि हर एक विषय को, हर एक बिंदु को, हर एक टॉपिक को समझाने के लिए कुछ ना कुछ शिक्षण विधि स्पेशल दी गई है, विशेष दी गई है। तो शिक्षकों को चाहिए कि जिस विषय को हमें समझाना है शिक्षण विधि का प्रयोग करें, जिससे कि बच्चों को समझाने में और शिक्षक को समझाने में तथा शिक्षक को भी उसमें सहयोग मिलता है और बच्चे जल्दी सीखते हैं। पांचवा पॉइंट है व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान। व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान अर्थात शिक्षक छात्रों के साथ भेदभाव की दृष्टि न रखें, सभी बच्चों के साथ उनका समान भाव होना चाहिए, जिससे कि बच्चे में यह ना हो कि हमारे शिक्षक हमारे साथ दुर्व्यवहार का बर्ताव करते हैं और वह उससे दूरी बना ले, तो ऐसी स्थिति में बालक नहीं सीख सकेंगे। उसके बाद है शिक्षक का व्यक्तिगत व्यक्तित्व। शिक्षक के व्यक्तित्व का भी उत्कृष्ट होना आवश्यक है। शिक्षक अपने अभिभावकों से ज़्यादा
छात्र अपने अभिभावकों से ज़्यादा अपने शिक्षकों को फॉलो करते हैं, उनके जैसे बनना चाहते हैं। तो यदि उनका उत्कृष्ट आचरण रहेगा तो निश्चित रूप से वह छात्र भी शिक्षक जैसा महान बनना चाहेगा, और एक महान शिक्षक से एक महान छात्र का निर्माण होगा, जिससे कि हमारे समाज का, देश का कल्याण हो सकता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं से अभिप्राय है कि पठन पाठन को आसान बनाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ उसको और भी कुछ सहगामी क्रियाएं कराई जाती है। खेलकूद कराना, वाद विवाद प्रतियोगिता करवाना, उसके बाद है कि प्रोजेक्ट वर्क करवाना। ये सभी क्या है, सहगामी क्रियाएं हैं पाठ को पढ़ने और याद करने के साथ साथ, जिससे बच्चों की पढ़ाई आसान होती है। और सबसे सर्वोपरि जो होती है अनुशासन की स्थिति, अर्थात शिक्षक अपने आप में भी अनुशासित रहे, छात्रों में भी अनुशासन की व्यवस्था बनाए रखे, जिससे कि उसका सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई हो सके। यदि ऐसा नहीं होगा तो छात्र और शिक्षक के बीच का जो एक रिलेशन है वह नहीं बन के रह पाएगा, और छात्र और शिक्षक दोनों की शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। आज का एपिसोड, आज का यह पाठ मैं यही समाप्त करता हूँ। अगले एपिसोड में अर्थात अगली कड़ी में हम जो शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया का जो दूसरा भाग है उसको पूरा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह भाग आपको, जो पहला भाग है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, आपको समझ में आया होगा। दूसरी कड़ी में जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।